प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम ग्लोबल वाइंड सिस्टम वैश्विक पवन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। वैश्विक पवन तंत्र ग्लोबल वाइंड सिस्टम देखिए, इसकी कुछ बेसिक जानकारी ये है कि जो पवनें चलती है ये एक तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब ये उच्च वायुदाब कहाँ बनता है, निम्न वायुदाब कहाँ बनता है? जहां पर सूर्य की का जो ताप है वो ज्यादा पड़ता है, सूर्य की सीधी किरणें जहाँ ज्यादा है वहां पर जो वायु गर्म होकर के और हल्की होकर के और ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठ जाती है तो वहां पर लो प्रेशर बन जाता है और फिर ऊपर वायुमंडल में जाकर के वायु ठंडी होकर के भारी होकर के और कोई विशेष क्षेत्र में जाकर के नीचे बैठती है और वहां पर ताप कम होता है, इसलिए वहां पर हाई प्रेशर बन जाता है, यानी उच्च वायुदाब बन जाता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। देखिए, सरफेस पर जो वायुदाब है वो है 1013.25 मिलीबार। वायुदाब को मिलीबार में नापते हैं तो 1013.25 मिलीबार सरफेस पर है। जैसे जैसे 10 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब है जो 1 मिलीबार कम हो जाता है, 1 MB कम हो जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पर सरफेस पर 1000 है मिलीबार वायुदाब है, तो यहाँ ऊपर 500 मीटर की ऊंचाई पर ये 950 हो जाएगा, क्योंकि हर 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब घट जाता है। इसी प्रकार ताप का भी यही है कि ताप सरफेस पर ज्यादा है, जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो तापमान कम होता जाता है। यानी कि 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप जो कम हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो कम हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर बढ़ते हैं तो वायुदाब भी कम हो जाता है और तापमान भी कम हो जाता है। तो तापमान कम हो जाता है तो जैसे जैसे वायु ऊपर जाएगी वैसे वैसे वो ठंडी होगी और ठंडी होगी तो उसका वजन बढ़ जाएगा और वो नीचे सरफेस पे आने लगेगी। जहां आएगी वहां पर HP यानी हाई प्रेशर बन जाएगा और जहां से उठेगी वहां पर लो प्रेशर बन जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु यानी पवनें चलती है। तो यह है एक बेसिक जानकारी। अब ये पवनें चलती तो है, लेकिन ये कैसे चलती है, कहां से कहां चलती है, कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, ये पवनें सामान्यतया 3 प्रकार की, यानी एक तो होती है स्थायी पवन, और स्थायी पवन को सनातनी ग्रहीय पवन भी कहते हैं इसको। और स्थायी पवन में भी 3 प्रकार की होती है। स्थायी पवन 3 प्रकार की, एक तो होती है पूर्वी व्यापारी पवनें, दूसरा पछुआ पवनें और तीसरी ध्रुवीय पवनें। दूसरी होती है सामयिक या मौसमी पवनें, और ये सामयिक या मौसमी पवनें हैं, ये भी 3 प्रकार की होती है। स्थल व जल समीर, समीर यानी हवा या पवन,
पर्यायवाची। और एक होती है पर्वत व घाटी समीर, और फिर तीसरी होती है मानसूनी पवन। और तीसरे प्रकार की जो पवन होती है वो होती है स्थानीय पवन। और स्थानीय पवन भी दो प्रकार की, गर्म पवने और ठंडी पवने। इन्हीं में से इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब ये स्थायी पवन कैसे चलती है, कहां से चलती है, कहां तक चलती है, ये कुछ वायुदाब की पेटियां होती है। कुछ निम्न वायुदाब की पेटियां होती है पृथ्वी पर, कुछ उच्च वायुदाब की पेटियां बनती है। तो पहले वो डायग्राम के द्वारा उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में ये कहां से कहां चलती है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए वायुदाब की पेटियां, वायुदाब की पेटियां 7 होती है। इसमें जैसे यहां पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये 5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, और फिर ये 5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। तो यहां पर बनती है उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी। फिर यहां पर 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में बनती है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। फिर यहां पर 60 से और 65 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में बनती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और फिर यहां पर 85 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में बनती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। साठ से 65 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और यहाँ 80 से 85 से 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। अब देखिए बनती कैसे है, क्यों बनती है, क्या कारण है, इसके बारे में चर्चा। तो देखिए ये सूर्य भगवान है और इसकी ज्यादातर सीधी किरणें जो यहां पड़ती है भूमध्य रेखा के आसपास, क्योंकि उत्तरायण होता है तब भी सीधी किरण ज्यादा 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा तक 21 जून तक वहां पहुंच जाती है और 22 दिसंबर तक मकर रेखा पर
पहुंच जाती है, जैसे पहले के टॉपिक में हमने चर्चा की अक्षांश देशांतर में। तो ये भूमध्य रेखा के आसपास इसकी ज्यादातर वर्ष पर सीधी किरणें पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, ताप ज्यादा पड़ता है, तो वायु गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठ जाती है तो यहाँ निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है इस क्षेत्र में। इसको शांत पेटी या डोलड्रम भी कहते हैं, तो आगे चर्चा करेंगे। और फिर यहां पर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और यहां पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो देखिए यहां पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, यहां पर भी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी पेटी। तो यहां पर क्या होता है, एक बल होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति होती है, जो आपको पहले बताया। घूर्णन गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, देखिए बल क्या होता है। ये इस बल का कार्य है कि किसी चीज को दूर फेंकना, किसी चीज को दूर फेंकना। जैसे जोर से घूमती है ये पृथ्वी, तो इसमें एक बल उत्पन्न होता है अपकेंद्रीय बल, और अपकेंद्रीय बल का काम है किसी वस्तु को दूर फेंकना, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। तो यहां पर घूर्णन गति से एक बल उत्पन्न हो गया, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण हवाएं यहां से ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर उठ जाएगी तो यहां पर निम्न वायुदाब की पेटी बन जाएगी। जैसे गांव वाले तो इस उदाहरण को ढंग से समझेंगे। एक गांव में एक गोप्या होता है, गोप्या, उसमें एक पत्थर या कंकड़ कुछ ऐसा डाला जाता है, फसल को नुकसान जो पहुंचाते हैं जानवर पक्षी, तो उनके लिए जोर से ऐसे घुमाया जाता है। और घुमाया जाता है तो फिर वो क्या है कि जोर से एक जो रस्सी है उसको छोड़, दो रस्सी होती है उसमें, जो एक जोर से घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद में एक रस्सी को छोड़ा जाता है, तो वो कंकड़ दूर जाके पड़ता है, और तो वो उसको गोप्या कहते हैं। तो उस गोप्या में कौन सा बल उत्पन्न होता है, अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी का बन जाना, इस क्षेत्र में ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए ताप से भी वायुदाब की पेटियां बन रही है, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन जहां पर जिसका प्रभाव ज्यादा होता है, यानी कि इस क्षेत्र में ज्यादातर इसका प्रभाव होता है, इसलिए अपकेंद्रीय बल का कारण ये पेटी बन रही है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, क्योंकि यहां पर बर्फ जमा होती है, और जब तापमान कम है तो वायु भारी है, और भारी है तो वहां पर वो उच्च वायुदाब की पेटी बनेगी, उच्च वायुदाब की पेटी बन जाएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर तो वायु ठंडी है, ठंडी है तो फिर उच्च वायुदाब की पेटी बननी है। अब देखिए ये 3 कोशिकाएं बनती है, यहां पर वायु हल्की हुई और ऊपर हुई, ऊपर उठी और इस क्षेत्र में आकर के फिर गिरी। इसी प्रकार इधर भी ऐसे ही ऊपर उठी और इस क्षेत्र में आकर के 30 से 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड और 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, इस तरीके से। तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी बन गई। फिर यहां पर वायु चली, क्या इस तरीके से, क्योंकि ये हाई प्रेशर है, यहां पर उच्च वायुदाब है और यहां पर निम्न वायुदाब है। अब निम्न वायुदाब है तो निम्न वायुदाब की तरफ ये हवाएं चलेगी, इस तरीके से हवा चली, और फिर वही ताप के कारण ऊपर उठेगी तो वायु हल्की और वो भारी हो जाएगी, यहाँ पर अब भारी होगी तो नीचे गिरेगी। दोनों गोलार्धों में इस बीच में ये वायु नीचे आती है, सरफेस पर आती है, और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी बनती है दोनों गोलार्धों में। इसी प्रकार यहां भी इस तरीके से ये वायु इस तरफ यूं चलती है।
और ये वायु जो चल रही है इसको कहेंगे, ऊपर वाले तो कहेंगे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, और इसको बोल देंगे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। ये यहां पर इस तरीके से चल रही है, यहां पर इस तरीके से चल रही है, ये कैसे घूम रही है, ये क्या कारण है, पहले इसके बारे में समझिए। देखिए, एक होता है कोरियालिस बल, ये बल यूं कहता है कि पवन जो चलती है वो अपनी दिशा से मुड़ जाती है। अब वो मुड़ कैसे जाती है, एक और है फेरल व बोयज बेलेट का नियम, फेरल या बोयज बेलेट का नियम। बोयज बेलेट व फेरल ने एक ही समय में एक ही नियम दिया, इसलिए फेरल या बोयज बेलेट का नियम कहते हैं। और इन्होंने कहा है कि ये पवन सीधी ना चल करके उत्तरी गोलार्ध में, सीधी ना चल करके उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यानी ये पवन सीधी ना चल करके उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। किस नियम के अनुसार, फेरल या बोयज बेलेट के नियम के अनुसार, या फिर कोरियालिस बल। कोरियालिस बल ये कोरियालिस बल या कोरियालिस नियम बोलता है कि ये पवनें सीधी नहीं चल करके अपने प्रभाव मार्ग से मुड़ जाती है। फेरेल या बोयज बेलेट का नियम कह रहा है कि ये प्रभाव मार्ग से उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो देखिए, ये पवन यहां से उठी और यहां दोनों गोलार्धों में गिरी, फिर ये पवन वापस यहां आई, फिर ये चक्कर इस तरीके से चलता रहा, इस तरीके से चक्कर चलता रहा। इसका पता सबसे पहले हेडली ने लगाया, वैज्ञानिक हेडली ने, इसलिए इसको हेडली कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडली कोशिका भी कहते हैं इसको, ये दोनों हेडली कोशिका हुई। फिर यहां बात करें तो यहां आपको पता है कि ये अपकेंद्रीय बल के कारण यहां पर पवन ऊपर उड़ जाती है, पृथ्वी से दूर होती है, और दूर होती है तो ये यहां पर ये पवन ठंडी होकर के और यहां गिरती है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण करती है। कुछ पवन दोनों साइड गिरेगी, कुछ इधर आती है, कुछ इधर आती है, इस तरीके से। यहां भी इस तरीके से पवन कुछ इधर और कुछ इधर, ये ऐसे, ये ऐसे। अब यहां भी, यहां से पवन वापस उच्च वायुदाब है तो निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, यूं चलेगी। और उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से ये पूर्वी व्यापारिक पवनों के रूप में इधर भी चल रही है और ये इधर भी चल रही है। ये इधर भी चल रही है। ये निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ चलेगी, ये ऐसे चलेगी और ये ऐसे चलेगी। ये इस तरीके से चलेगी। तो देखिए, पवन इस तरीके से चली और फिर ये पवन वापस यहां आ रही है इस पेटी में, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी में। ये पवन है, ये ध्रुवों से ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर जो पवन चल रही है, इनको ध्रुवीय पवन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ध्रुवीय पवन।
और यहां पर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर जो ये चल रही है पवनें, इनको बोलेंगे पछुआ पवन। पछुआ पवन। इसी प्रकार यहां भी एक पछुआ पवन हो गई, पछुआ पवन, और ये ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन, ये ध्रुवीय पवन हो गई। अब देखिए, थोड़ा सा ये बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा डायग्राम ये पूरा सम्यक ढंग से नहीं बना सके, इसमें थोड़ी जगह कम है, आप समझने का प्रयास करना। अब देखिए यहां पर ये पछुआ पवन यूं चली, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर। फिर यहां कोई पवन उठी अब केंद्रीय बल के कारण और यहां गई, फिर ये चली, फिर ये आ गई, ये भी एक कोशिका बन गई और इस कोशिका को कहते हैं फेरल कोशिका। फेरल कोशिका यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी के बीच में जो कोशिका बनती है उसका नाम है फेरल कोशिका। उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी के बीच में जो कोशिकाएं बनती है उसका नाम है हेडली कोशिका। यहां भी इसी तरीके से ये आ गई, फिर ये आ गई, इसको फेरल कोशिका नाम दिया। और यहां पर ये पवन वापस इधर, फिर ये इधर, फिर ये इस तरीके से ये चक्र सा बनता है और इसको नाम दिया ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका, ये फेरल कोशिका, ये ध्रुवीय कोशिका। ये भी इसी तरीके से पवन इधर, फिर ये इधर, यहां, और इसका नाम है वही ध्रुवीय कोशिका। तो समझिए तीन प्रकार की कोशिका, हेडली कोशिका, फेरल कोशिका और ध्रुवीय कोशिका। ये हेडली कोशिका जो है ये तो उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी के बीच में बनती है, और जो फेरल कोशिका है वो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी के बीच में बनती है, दोनों ही गोलार्धों में। और जो ध्रुवीय कोशिका है वो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी में सर्किल रूप में बनती है, जिसको ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, दोनों ही गोलार्धों में। पवन देखिए यहां पर इस तरीके से यूं चल रही है और ये पछुआ पवन ये पीछे की साइड इस तरीके से चल रही है। और आपको बताया कि फेरेल या बोयज-बेलेट के नियम के अनुसार या कोरियोलिस बल की वजह से ये पवनें अपने प्रवाह मार्ग में सीधे ना चल करके मुड़ जाती है। और मुड़ कैसे जाती है? फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर। देखो पवन इस तरीके से चल रहे थे, अपना दायां ये तो दाईं ओर ये मुड़ गई, और यहां पर देखो ये ऐसे चल रही है तो यहां बाईं ओर मुड़ेगी, तो बाईं ओर मुड़ेगी तो ये इस तरीके से थी, जो इस तरीके से ये घूम गई, यानी बाईं ओर इस तरीके से मुड़ गई। ये पछुआ पवन ध्रुवीय पवन है, तो ध्रुवीय पवन ऐसे चलना था, जो सीधी नहीं चल के ऐसे मुड़ गई, अपने बाईं ओर मुड़ गई, और यहां अपने दाईं ओर मुड़ गई, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है तो दाईं ओर मुड़ गई। तो ये है। तो कहने का मतलब इसमें एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है कि पृथ्वी पर कुल वायुदाब की पेटियां कितनी हैं? तो 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी संख्या हो गई? 7। अब पृथ्वी पर बनने वाली वायुदाब की पेटियों के प्रकार कितने हैं? संख्या पूछे तो 7 बता देना है, और प्रकार पूछे तो 4 बता देना है। 4 कैसे? कि एक तो उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी, दूसरी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, और तीसरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, और एक ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। इस प्रकार से 4 ऊपर भी इस तरीके से है। तो प्रकार तो 4 हो गए और संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। फिर अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर बनने वाली गति जनित पेटियां कितनी हैं?
और ताप जनित पेटियां कितनी हैं। तो देखिए ताप जनित पेटी ये उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी ताप जनित है, क्योंकि ताप अधिक है इसलिए वायु उठ गई ऊपर और ये निम्न वायुदाब की पेटी बनी। तो ये तो हो गया क्या, ताप जनित हो गई। एक देखिए यहां निम्न वायुदाब, निम्न तापमान होने से ये ध्रुवों पर उच्च वायुदाब की पेटी बनती है। तो इन 4 प्रकार हैं, इनमें से एक तो उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, ये तो हो गई क्या, ताप जनित हो गई। और ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है। ये 2 प्रकार हैं दोनों ही गोलार्धों में। ये है गति जनित। तो आपसे पूछा जाए कि निम्न में से गति जनित पेटी है, 4 ऑप्शन दे दिए, 3 दे दिए, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि गति जनित तो यही है, उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, कुछ भी दक्षिण और उत्तर में कुछ भी बोल लो। लेकिन आपसे ताप जनित पूछा है तो या तो ये ऑप्शन हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, तब तो वो ताप जनित का हो जाएगा। ताप जनित पूछ रहा है तो गति जनित में ये हो गया। यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी दोनों गोलार्धों में ये गति जनित है, और ये बीच में उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी और दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है, जो क्या है, ताप जनित है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर देना है। कोशिका का निर्माण घुमा करके पूछ लिया जाए, थोड़ा बारीक थोड़ा गहराई से क्वेश्चन पूछेगा तो ये हेडरी कोशिका के बारे में पूछ सकता है, फेरल कोशिका के बारे में पूछ सकता है, ध्रुवीय कोशिका के बारे में पूछ सकता है। तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी में सर्किल के रूप में ध्रुवीय कोशिका का निर्माण है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी उच्च वायुदाब की पेटी के बीच में फेरल कोशिका का निर्माण है। देखिए ये पूर्वी व्यापारिक पवन होती है, ये दोनों, क्योंकि ये दक्षिण से आती है उत्तर से आती है, इसलिए इसको उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन नाम दे दिया, इसको दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन नाम दे दिया। इसके अलावा इन वायुदाब की पेटियों में या अक्षांशों में कुछ स्थान विशेष पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी है, या 0 डिग्री अक्षांश या 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में है, तो इसको डोल ड्रम या शांत पेटी के नाम से जाना जाता है। और ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है दक्षिण गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ज्यादातर भूभाग है जो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में ज्यादातर हिस्सा समुद्र का आता है, महासागर का आता है, इसलिए यहां दक्षिण गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। 30 से 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है, उसमें ऑप्शन आ जाएगा 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड से 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, एक आ जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 35 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। तो सही ये होगा। और ये क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, आशु अक्षांश, आशु अक्षांश या हॉर्स लेटीट्यूड। ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले नावों में घोड़ों को ले जाते थे, तो घोड़े क्या है, यहां पर क्या है कि जैसे समुद्री लहरें हैं वो ज्यादा उठ जाती थी, तो नाव में से समुद्र घोड़ों को गिरा देते थे, ऐसा माना जाता है। क्या पता सही है या गलत है, वो बात छोड़ो, लेकिन इसका क्वेश्चन तो आता ही है, आशु अक्षांश या हॉर्स लेटीट्यूड किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आशु अक्षांश या हॉर्स लेटीट्यूड है जो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच को आशु अक्षांश कहते हैं। इसके अलावा यहां पर क्या है कि वायु की गति तेज रहती है, यहां पर तो क्या अवरोधक होते हैं, पहाड़ भी है, पठार है, इस तरीके के अवरोधक होते हैं जो वायु की गति क्या है, कम होती है, और यहां पर वायु गति अधिक होती है। तो अधिक होती है तो यहां पर जो 40 है, 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है, 50 डिग्री
साउथ लेटीट्यूड है, 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है। तो यहां पर 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है, इसको भयंकर चालीसा या सॉरी दहाड़ती या गरजती चालीसा कहते हैं। दहाड़ती या गरजती चालीसा किसको कहते हैं? 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को दहाड़ती या गरजती चालीसा कहते हैं। अब ऑप्शन में 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड भी आ जाएगा, 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड भी आ जाएगा, 40 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड भी आ जाएगा। तो आपको जो दहाड़ना, दहाड़ती या गरजती चालीसा का जो क्वेश्चन पूछे तो 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को बताना है। यहां पर डरावनी या भयंकर 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड और चीखती साठा कहते हैं। ये हो गई डरावनी और ये हो गई चीखती साठा। 30 से 35 डिग्री के आसपास वायु की गति कम होती है, इसलिए हवा के थपेड़े कम लगते हैं। फिर भी यहाँ की तुलना में यहाँ ज्यादा लगते हैं, आशु अक्षांश नाम दे दिया। थोड़ी आगे बढ़ती है और यहाँ पर ये संक्रमण क्षेत्र होता है, और इस संक्रमण क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यहाँ पर ये 40 डिग्री के आसपास इसकी गति और बढ़ जाती है, इसलिए इसको दहाड़ती गरजती कहते हैं। इससे आगे और भी ज्यादा भयंकर रूप धारण कर लेती है, इसलिए भयंकर या डरावनी 50 कहते हैं। और आगे 60 के आसपास तो बहुत ही ज्यादा इसकी गति बढ़ जाती है, चीखने की सी आवाज आती है, इसलिए को चीखती साठा कहते हैं 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन बनता है वो, तो देखिए ये जो वायुदाब की पेटियां बताई है मैंने आपको, जो अभी बताई है, ये उस आदर्श स्थिति में है जब सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तब ये आदर्श स्थिति है जो अभी वायुदाब की पेटियां बताई है। 5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों में जो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, और 60 से 65 के बीच में दोनों ही गोलार्धों में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, और 85 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये उस आदर्श स्थिति में है जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। लेकिन सूर्य जब उत्तरायण होता है, यानी कर्क रेखा पर होता है और नीचे मकर रेखा पर होता है, तो ये पूरी वायुदाब की पेटियां हैं वो 5-5 डिग्री उत्तरायण होगा तब तो आगे खिसक जाएगी, और जब दक्षिणायन होगा जो 5-5 डिग्री नीचे खिसक जाएगी। वो कैसे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा। जीरो डिग्री अक्षांश, पांच डिग्री साउथ लेटीट्यूड नॉर्थ लेटीट्यूड, और ये 30 से 35, इधर ये भी 30 से 35, इधर ये 60 से 65, इधर 85-90, साठ से 65, 85 और 90। अब देखिए सूर्य उत्तरायण है
तब क्या कंडीशन होती है, तब ये पेटी है वो यहाँ 10 डिग्री तक बढ़ जाती है, यानी 5 डिग्री की सिल जाएगी, 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक चली जाएगी। 5 से 5 10 का फैसला है, तो ये 0 से 10 हो जाती है, इधर से 5 की सिल जाती है, इधर 5 बढ़ जाती है, यानी 0 से 10 हो जाती है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। ये भी ये 35 है, 30 से 35 है, तो 35 से 40 के बीच में बढ़ जाती है ये, यानी 5 डिग्री आगे खिसक गई। ये भी ये 70 हो गई, ये इधर ये नहीं खिसकती, 85 से 90 रहती है, बाकी और सब खिसकती है। ये नीचे ये उत्तरायण है, तो ये 90 तक पहुंच जाएगी, वो सॉरी 80 तक पहुंच जाएगी, उत्तरायण है तो। और ये 55 हो जाएगी, ये ऊपर किससे भी 55 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी। यानी कि जब उत्तरायण है सूर्य, तो ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है वो बनेगी 0 से और 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में। और जो उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी है वो बनेगी 35 से और 40 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में। और जो ये उप ध्रुवीय पेटी है, निम्न वायुदाब की जो पेटी है वो बनेगी 65 से और 70 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में। और ये ऊपर ये तो 85 से ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है, ये 85 से और 90 रहेगी। ये तो उत्तरी वाली है, और दक्षिण में ये बढ़ जाएगी 30 से 25 और फिर ये 60 से 55 और ये हो गई ये 90 से और 80, 5 किसी में जाएगी ये होगी। और फिर दक्षिणायन है, तो दक्षिणायन है सूर्य, सूर्य दक्षिणायन है तो क्या होगा, ये 0 से 5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड हो जाएगी, सॉरी 10 साउथ लेटीट्यूड हो जाएगी। और ये है जो 30 से 35 साउथ लेटीट्यूड हो जाएगी। ये जो है 65 से और 70 साउथ लेटीट्यूड हो जाएगी। और ध्रुवीय ये खिसकेगी नहीं, ये 85 से 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ये ऊपर वाली है उत्तरायण वाली, ये तो ये किसकी है। अब ये ऊपर की बात करें यहां से, तो उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी है वो खिसक करके नीचे आ जाएगी, यानी 30 से और 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर आ जाएगी। और ये उत्तरी उप ध्रुवीय जो पेटी है, वायुदाब की पेटी है,
ये 60 से 55 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड हो जाएगी और ये उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की जो पेटी है वो 90 से 80 आ जाएगी नॉर्थ लेटीट्यूड। अब बात यह है कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछ सकता है। तो देखिए सेकंड ग्रेड में इस तरीके से क्वेश्चन आया था एक कि उपोष्ण भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी उष्णकटिबंध में आता है क्षेत्र, इसलिए उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी बोल सकते हैं इसको। पेटी का विस्तार है, तो इसका सही आंसर था 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। क्योंकि आपको पता है वैसे इसका स्थान आदर्श स्थिति में तो 5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच में आदर्श स्थिति में जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधे चमकता है तो उस स्थिति में। लेकिन आपको पता है उत्तरायण होने पर 10 डिग्री तक चला जाता है इधर और दक्षिणायन होने पर 10 डिग्री तक नीचे आ जाता है। तो विस्तार तो यही हो गया ना, 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक विस्तार ही हो गया। भाई आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इस चीजों को कहां तक रटोगे, समझना है, बस ढंग से समझना है, फिर कोई समस्या नहीं है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, समझ लिए तो। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आ चुका, अब इसका बना दिया तो उत्तरी उपोष्ण या दक्षिणी उपोष्ण या उत्तरी उपध्रुवीय या दक्षिणी उपध्रुवीय या उत्तरी ध्रुवीय या दक्षिणी ध्रुवीय, किसी भी रूप में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे उत्तरी का बनाया क्वेश्चन कि उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी का विस्तार कितना है। तो आपको पता है कि यहां ये उत्तरायण हुआ था तब तो 40 तक पहुंच गया था यहां ये पेटी, और जब दक्षिणायन हुआ सूर्य तब ये 25 तक आ गया। तो विस्तार कितना हो गया इसका, 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 40 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में इसका विस्तार हो गया। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो देखिए ये जो स्थायी पवन है इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब आगे हम देखते हैं सामयिक या मौसमी पवनें। तो देखिए आगे ये दूसरी जो पवन है, दूसरा प्रकार है पवनों का, वो है सामयिक या मौसमी पवन। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे एक होती है स्थल व जल समीर, स्थल व जल समीर। देखिए स्थल है और ये जल है, और रात्रि का समय है, मून। देखो ध्यान दीजिए, पवन जहां से चलती है नाम वहां का होता है, जहां से चलना प्रारंभ करती है। पूर्व दिशा से चल रही तो पूर्वाई पवन बोलते हैं।
पश्चिम से चल रही है, पछुआ पवन बोल रहे हैं। जल से स्थल की ओर चल रही है तो जल समीर बोल रहे हैं, और स्थल से जल की ओर चल रही है तो स्थल समीर बोल रहे हैं। स्थल से जल की ओर चल रही है तो स्थल समीर, और जल से स्थल की ओर चल रही है तो जल समीर। यानी पवन जहां से चलना प्रारंभ करती है उसी नाम से जानी जाती है। ये बेसिकली समझना है। अब आपको पहले बता दिया हाई प्रेशर, लो प्रेशर, यानी कि उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन चलती है। उच्च वायुदाब कब बनता है, क्यों बनता है, निम्न वायुदाब क्यों बनता है, कब बनता है। आपको पता होना चाहिए कि रात्रि के समय स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है और जल धीरे धीरे ठंडा होता है। रात्रि के समय ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो इसका मतलब यहां इस स्थल की तुलना में ये गर्म ज्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। जब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा, और चूंकि ये जल्दी ठंडा हो गया तो ये हाई प्रेशर बन गया, उच्च वायुदाब बन गया। जल्दी ज्यादा ठंडा होगा वहां पर हाई प्रेशर ज्यादा बनेगा, उच्च वायुदाब ज्यादा बनेगा। पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी क्यों, तो रात्रि के समय जो पवन स्थल से जल की ओर जो चलती है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थल समीर। क्या कहते हैं, स्थल समीर। और दिन के समय ये स्थल, ये है जल, यह समुद्र। दिन के समय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जल धीरे धीरे तो गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, जबकि स्थल है, मिट्टी है, वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। रेगिस्तान देख लीजिए, रेगिस्तान जल्दी तपता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए तो आपको पता है कि चूरू में सर्वाधिक जो गर्म भी चूरू ही है और सर्वाधिक ठंडा भी चूरू ही है, रेगिस्तान। तो यहां पर स्थल है ये, और ये जल्दी क्या हो गया, गर्म हो गया, और गर्म हो गया तो वायु गर्म हल्के होकर ऊपर उठ गई, लो प्रेशर बन गया, और यहां पर हाई प्रेशर है। क्योंकि ये लेट गर्म हो रहा है तो इसकी तुलना में हाई प्रेशर यहां बन गया, यहां बन गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो दिन में जो पवन चलती है जो अधिकतर जल से स्थल की ओर चलती है, इसलिए ये क्या होता है, जल समीर या समुद्र समीर। ये मछुआरे जो होते हैं ना, मछली पकड़ने वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, नावों को सुबह जल्दी, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर रहता है, और समुद्र में क्योंकि दिन के समय तो बाद में फिर क्या होता है, दिन के समय तो फिर ये हाई प्रेशर यहां हो जाता है, इसलिए लहरें इधर चलती है, वायु के हिसाब से लहरें तटीय भाग की तरफ चलती है। लेकिन रात्रि में लहर क्या है, यो आगे की ओर, तट से समुद्र की ओर चलती है, समुद्र की ओर चलती है। तो ये क्या करते हैं, सुबह सुबह जल्दी ही 4-5 बजे ही अपनी नावों को यहां समुद्र के किनारे पर ले जाते हैं, यहां पर तो आगे तक दूर तक चले जाते हैं, आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि लहर आगे बढ़ती है, लो प्रेशर है, इसलिए हवाएं इधर चलती है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इसके अलावा दूसरी है पर्वत व घाटी समीर। पर्वत व घाटी समीर, देखिए मून, सन,
ये तो पर्वत है, पर्वत की चोटी है। ये नीचे ये है घाटी है। तो देखिए ये तो हुई घाटी और ये हो गया पर्वत। आपको पता है कि रात्रि के समय जो पहाड़ के ऊपर का जो मौसम है बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और ठंडा हो जाता है तो हाई प्रेशर हो गया, और हाई प्रेशर हो गया यहां पर। और आपको पता है कि जो तलहटी में जो रहते हैं, पहाड़ के जो नीचे रहते हैं, वहां रात्रि के समय शाम को तो कितनी गर्मी पड़ती है, तापमान ज्यादा होता है। और तापमान ज्यादा होता है तो यहाँ लो प्रेशर रहता है, लो प्रेशर होता है। तो ये पर्वत से और घाटी की तरफ हवाएं चलना प्रारंभ करती है, और इस स्थिति को कहते हैं पर्वत समीर। क्या कहते हैं? पर्वत समीर। रात्रि के समय अधिकतर जो हवाएं हैं जो पर्वत से घाटी की ओर चलती है। यहां पर ये सूर्य है और दिन का समय है। ये पर्वत, ये घाटी। पवन जो है, पवन हाई से लो की ओर चलेगी, और यहां लो प्रेशर हो जाएगा, यहां हाई प्रेशर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि दिन के समय घाटी की तुलना में पर्वत की चोटी का तापमान अधिक होता है दिन के समय। और तापमान अधिक होता है घाटी की तुलना में, पहले तापमान अधिक यहां होता है पर्वत पर। तो यहां लो प्रेशर बन गया, और लो प्रेशर बन गया तो ये पवन इधर घाटी से पर्वत की चोटी की ओर चलेगी। इस स्थिति को घाटी समीर कहते हैं, घाटी समीर। इसके अलावा जो तीसरा सामयिक या मौसमी पवनों में मानसूनी पवन, देखिए इसकी विस्तृत चर्चा तो हम मानसून तंत्र में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां समझ लीजिए इसको। वे पवनें जो वर्ष में 2 बार अपना स्थान बदलती है। जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में गर्मियों में दक्षिण पश्चिमी दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर, और सर्दियों में उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर जो पवनें प्रभावित होती है उन्हें मानसूनी पवन कहते हैं। जो थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ये दक्षिण भारत है और ये हिस्सा है जो दक्षिण पश्चिम है। गर्मियों में जो मानसून आता है, जो हमारा यहाँ केरल के तट पर सबसे पहले इस तरीके से आगे बढ़ता है, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जो ये पवन चलती है, मानसूनी पवन चलती है। फिर सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में जो लौटता मानसून है तो इस तरीके से चलता है, उत्तर पूर्व से वापस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, इस तरीके से। ये तमिलनाडु की तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो ये तो वर्ष में 2 बार अपना स्थान बदलती है, उन्हें मानसूनी पवन कहते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में गर्मियों में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और सर्दियों में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो मानसूनी पवनें चलती है। इसके आगे देखिए पवनों का जो तीसरा प्रकार था वो है स्थानीय पवन। जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्थानीय पवन गर्म और ठंडी 2 प्रकार की होती है। तो पहले गर्म पवनों के बारे में पढ़ते हैं। गर्म पवन, गर्म पवन में आप देखिए एक है चिनुक या शिनुक, एक ही बात है।
एक है फोन या फोन, ये समान प्रकृति के हैं दोनों, इनके बारे में देखिए। ये उत्तरी अमेरिका का अलास्का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में एक रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत। ये रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों की तरफ ये हवा चलती है, चिनूक या चिनूक। ये बर्फ को पिघला देती है, ये बर्फ होती है यहाँ पर, और इस बर्फ को पिघला देती है चिनूक, इसलिए इसको हिमबख्शनी भी कहते हैं, हिमबख्शनी। आपसे पूछा जाए कि हिमबख्शनी हवा किसे कहते हैं, तो चिनूक या चिनूक। आपसे पूछा जाए कि रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों को बर्फ को पिघलाने वाली हवा को क्या कहते हैं, तो चिनूक या चिनूक। और ये यूरोप में ये आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत के की बर्फ को जो पिघलाने वाली जो हवा है उसको फोन या फोन कहते हैं। यूरोप के आल्पस पर्वत की बर्फ को पिघलाने वाली गर्म पवन को क्या कहते हैं, फोन या फोन। ये कैलिफोर्निया है अमेरिका का, और इस कैलिफोर्निया में ये गर्म शुष्क हवा चलती है, सेंटाइना बोलते हैं उसको, सेंटाइना। हवाई द्वीप समूह है अमेरिका का, और उसके आगे यहाँ आपको पता है जापान आ गया, प्रशांत महासागर के बीच में है। और ये सेंटाइना के समान ही एक हवा चलती है जापान में, जापान के पूर्वी भाग में, उसको योमा कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि सेंटाइना के समान जापान में जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं, योमा। ये भी गर्म हवा है। और इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में एक ब्लैक रोलर हवा चलती है, ब्लैक रोलर। तो ब्लैक रोलर हवा भी उत्तरी अमेरिका में चलती है, ये भी गर्म हवा है। इसके अलावा आपको पता है यहां यहां पर ये भूमध्य सागर है, ये इटली है ये, और ये सहारा मरुस्थल आ गया ये। अब ये सहारा मरुस्थल में ये इस तरीके से उत्तरी भाग में, उत्तरी सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर को पार करते हुए इटली में हवा चलती है, और ये अपने साथ रेगिस्तान के जो कण हैं, और क्योंकि सहारा मरुस्थल का जो कलर है वो लाल है, अपने थारे के मरुस्थल का जो कलर है वो भूरा है, गोबी का पीला है। तो ये लाल रक्त कण यानी कि लाल रेत के कण हैं, इनको अपने साथ ले जाती है और इटली में जाकर के कीचड़नुमा बारिश करती है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इटली में रक्त वर्षा कौन सी हवा करती है, तो वो है सिराको, सिराको। उत्तरी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से प्रभावित होकर के भूमध्य सागर को पार करके और इटली में जाकर के रक्त वर्षा करने वाली या कीचड़नुमा वर्षा करने वाली गर्म पवन का नाम क्या है, सिराको। मोस्ट इंपोर्टेंट है सिराको। यहां से उठी रेत की आंधी यहां पर ये मानसूनी पवनों के साथ में मिल जाती है, और मानसूनी पवनों के साथ में मिल जाती है, रेत के कण अपने साथ होते ही हैं, लाल रक्त कण होते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्षा करती है, इसलिए यहाँ पर कीचड़नुमा वर्षा होती है, लाल होती है, वो लाल कण है उसके रेत के, इसलिए रक्त वर्षा भी बोलते हैं उसको। ये सिराको पवन है। ये गिनी की खाड़ी,
अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में है, और ये उत्तरी अफ्रीका से ही एक हवा प्रभावित होती है जिसको कहते हैं हरमट्टान। हरमट्टान देखिए, यहाँ पर एक खाड़ी के पास में यहाँ पर आर्द्रता रहती है। आपको पता है कि उमस ज्यादा कब होती है? बरसात के दिनों में, क्योंकि बरसात के दिनों में आर्द्रता छाई हुई होती है, उसमें मौसम खुला खुला नहीं होता है, इसलिए ऐसा जी में चलता है, उसमें उमस सी महसूस होती है। तो यहाँ गिनी की खाड़ी के आसपास से यहाँ पर क्या है, मौसम इसी तरीके का आर्द्रता पूर्ण होता है, और जब ये हवा चलती है तो मौसम सुहावना हो जाता है और बिल्कुल अच्छा महसूस करते हैं वहां रहने वाले लोग। इसलिए इस हरमट्टान हवा को डॉक्टर हवा भी कहते हैं, क्योंकि ये हवा वहां के लोगों के लिए डॉक्टर जैसा काम करती है। तो आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी गर्म शुष्क पवन है जिसको डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, तो वो है हरमट्टान। उत्तरी अफ्रीका की तरफ से गिनी की खाड़ी की ओर चलती है, इसको डॉक्टर हवा भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे उत्तर पश्चिम भारत में एक हवा चलती है जिसका नाम है लू, और ये गर्म होती है, और ये ऐसी हवा है जो रात का तापमान भी ये बनाए रखती है। समान प्रकृति की इसी तरीके की हवा है जो मिस्र में, जो सारा मरुस्थल में है, खमसीन कहते हैं। मिस्र में लू जैसी हवा है, शुष्क और गर्म, उसको खमसीन कहते हैं। और लीबिया भी हमारे सारा मरुस्थल में है, तो इसको गिबली कहते हैं लीबिया में। अरब मरुस्थल है, अरब मरुस्थल में लू जैसी जो हवा है उसको सिमूम कहते हैं, सिमूम। और अरब, इराक, ईरान की जो मरुस्थल है उसमें जो हवा चलती है ऐसी गर्म और शुष्क, उसको सामल कहते हैं। और इसके अलावा एक सामुन पवन है गर्म, वो इराक, ईरान के कुर्दिस्तान में जो हवा चलती है ये फोन के समान प्रकृति रखती है, और ये फोन के समान ही प्रकृति रखने वाली एक और हवा है कोइम्बेंग। और ये कोइम्बेंग है, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर चलती है। ये तंबाकू की फसल को नुकसान पहुंचाती है, तंबाकू की जो फसल है उसको ये नुकसान पहुंचाती है। ठंडी पवनों की बात करें तो ठंडी पवनों में एक मिस्ट्रल पवन है, मिस्ट्रल पवन। ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में चलती है, और इसकी गति इतनी तेज होती है कि ये जो हवा चलती है तो अनाउंस करवाना पड़ता है। ये तो इतनी तेज गति होती है कि ये गाड़ियों को पलट देती है, इसलिए यातायात बंद करना पड़ता है। ये वर्ष में कुछ समय के लिए चलती है, जब अनाउंस करवा दिया जाता है यातायात बंद कर दिया जाता है, नहीं तो कभी कभी तो इतनी तेज गति होती है कि ये वाहनों को पलट देती है। मिस्ट्रल उत्तर पश्चिमी यूरोप में, स्पेन और फ्रांस तक इससे प्रभावित होते हैं। और एक है ब्लिजर्ड्स, ब्लिजर्ड या ब्लिजर्ड्स। ये आर्कटिक प्रदेशों में चलने वाली ठंडी पवन है, और बर्फ भरी आंधियां बोल सकते हैं। हिम झंझावात भी बोलते हैं इसको, हिम झंझावात, क्योंकि बर्फ के टुकड़े भी अपने साथ ये लाती है। ये आर्कटिक प्रदेशों में चलती है, आर्कटिक प्रदेशों में। उत्तरी अमेरिका,
में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इससे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा रूस का साइबेरिया और टुंड्रा क्षेत्र है उसमें ये हवाएं चलती है। और इसमें टुंड्रा जो रूस का है इसमें पुर्गा व बुरान, साइबेरिया में बुरान कहते हैं इसी को, इस ब्लिजर्ड्स को साइबेरिया में बुरान व पुर्गा किसमें कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश में। रूस के टुंड्रा में पुराग और साइबेरिया में बुरान कहते हैं। इसके अलावा बोरा एड्रियाटिक सागर है और एड्रियाटिक सागर के जो पूर्वी भाग में जो हवा चलती है गर्म और ठंडी, ठंडी हवा, शुष्क और ठंडी हवा, उसको बोरा कहते हैं। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी ढालों पर जो ठंडी हवा चलती है उसको क्या कहते हैं, बोरा कहते हैं। इसके अलावा टेम्पोरल है और ये टेम्पोरल हवा है जो मध्य अमेरिका में चलती है। ये मानसूनी पवन है टेम्पोरल जो मध्य अमेरिका में चलती है, मध्य अमेरिका में। इसके अलावा नेक्स्ट पापागायो, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो मेक्सिको का तट है, मेक्सिको की खाड़ी के पास मेक्सिको का तट, तो मेक्सिको के तट पर जो हवा चलती है, मेक्सिको खाड़ी के जो तट पर जो हवा चलती है ठंडी, उसको पापागायो कहते हैं। और पेम्पेरा ये अर्जेंटीना, चिली व उरुग्वे में चलने वाली जो ठंडी पवन है उसको पेम्पेरा कहते हैं, पेम्पेरा या पेम्पेरो। और पुना जो हवा है वो एंडीज पर्वतमाला है। कहाँ है एंडीज पर्वतमाला? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो एंडीज क्षेत्र है, यहाँ जो ठंडी हवा चलती है इसको क्या कहते हैं, पूना हवा कहते हैं, पूना। तो इस तरीके से गर्म और ठंडी हवाएं जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी ये है। और इसके अलावा नॉर्वेस्टर है जो गर्म हवा में आती है, जो उत्तरी न्यूजीलैंड में चलती है। हबूब है जो उत्तरी सूडान की खातूम क्षेत्र में, वो भी गर्म हवा है। गर्म हवा में से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें चलती है। और इसके आगे हम आपसे देखिए जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्षोभ सीमा के पास उत्पन्न होती है। क्षोभ मंडल जो 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक होता है, औसत एवरेज 13 किलोमीटर। तो क्षोभ सीमा, उसके आसपास जो क्षोभ सीमा होती है 1.5 से 2.5 किलोमीटर के बीच मोटी पट्टी है, वो क्षोभ सीमा होती है। वहां पर ये जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है। और इसकी जो चौड़ाई है, जेट स्ट्रीम की चौड़ाई है वो लगभग 150 किलोमीटर होती है। मोटाई है वो लगभग 1.5 से 2.5 किलोमीटर इसकी क्या होती है, मोटाई होती है, चौड़ाई। और इसकी गति है वो सामान्यतया 150 से 200 किलोमीटर प्रति हावर इसकी गति होती है। कहीं कहीं ये 340 से 385 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी इसमें इनकी देखी गई है जेट स्ट्रीम की।
ये जेट स्ट्रीम है, ये 4 प्रकार की है। एक तो है ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, और चौथी है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम है, ये 60 डिग्री से, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से ऊपरी अक्षांशों में प्रभावित होती है। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से ऊपरी अक्षांशों में उत्पन्न होती है। और ये जो बाकी 3 है, ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम है, उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम है और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही प्रभावित होती है, जबकि ये ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम है, ये दोनों गोलार्धों में प्रभावित होती है। ध्रुवों की ओर 60 डिग्री से ऊपरी अक्षांशों में, ध्रुवों की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव की ओर, दोनों जगह ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है। ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम है, इनका पता रोस्बी नामक वैज्ञानिक ने लगाया, इसलिए इसको रोस्बी वेव्स या रोस्बी तरंग भी कहते हैं, ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम को। अब ये 2 थोड़ी इंपोर्टेंट है, उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम है, ये 30 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड क्षेत्र में प्रभावित होती है, और ये उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम है, ये 20 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड उत्तरी अक्षांश क्षेत्र में प्रभावित होती है। और ये जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये 35 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 8 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी उल्टी, ये पूरी पौने हैं जो इस तरीके से है, ये दोनों में है, दक्षिण में ऐसे और उत्तर में ऐसे, ये वाली। तो बाकी ये 2 हैं जो इस तरीके से प्रभावित होती है और ये इस तरीके से प्रभावित होती है। अब ये उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम है, इस पर एक मेन क्वेश्चन तो ये बनता है कि राजस्थान या उत्तर पश्चिमी भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ से जो सर्दियों में जो बारिश होती है दिसंबर और फरवरी के बीच में, जिसको माउट भी कहते हैं, उसके लिए कौन सी जेट स्ट्रीम उत्तरदायी है, बारीक क्वेश्चन है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए, तो आंसर होगा आपका ये उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, यानी कि राजस्थान में या उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों में होने वाली, पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में होने वाली बारिश के लिए उत्तरदायी जेट स्ट्रीम है, तो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम। और भारतीय मानसून में सहयोग प्रदान करने वाली, भारतीय मानसूनी पवनों को सहयोग प्रदान करने वाली या भारतीय मानसूनी पवनों के द्वारा संवहनीय वर्षा कराने वाली जेट स्ट्रीम है, तो वो हो गई उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। चलिए थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये यहां 60 डिग्री से और यहां 60 डिग्री,
ये इस तरीके से, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, तो ये ऐसे मुड़ रही है नहीं फैरेल के नियम के अनुसार। तो ये 60 डिग्री से ऊपरी अक्षांशों में दोनों गोलार्ध में चलने वाली तो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम हो गई, और ध्रुवीय बाताग्री जेट स्ट्रीम में रोशनी तरंग है वो 30 से 70 उत्तरी गोलार्ध में, तीनों उत्तरी गोलार्ध में चलेगी। यहां पर 30 से और थोड़ा नीचे ले लो, 30 से और ये आगे यहां 70 तक ये परिक्षेत्र है। तीस डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में ध्रुवीय बाताग्री जेट स्ट्रीम चलती है, और यहां पर पैंतीस डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में इस तरीके से पवन चलती है यहां इस क्षेत्र में। इसको उपोष्ण पछुआ जेट, सॉरी ये इस तरीके से 20 से और 35 में इस तरीके से चलेगी उपोष्ण पछुआ जेट, और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, यानी कि भूमध्य रेखा की ओर तो यही चलती है केवल, और ये चलती है 35 से यहां से और 8 डिग्री तक उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तापीय संवहन क्रिया के कारण सतह पर जो पवन है उनको अपने साथ उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित करती है, तो वो होती है उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, और उसके द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में विशेषकर राजस्थान में सर्दियों में बारिश होती है। और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये सतही गर्म व आर्द्र हवाओं को ऊपर उठा देती है और ऊपर उठा करके संवहनीय वर्षा कराने वाली है जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, इसलिए ये भारतीय मानसून के लिए उत्तरदायी है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि जो पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में जो बारिश होती है उसके लिए कौन सी जेट स्ट्रीम सहायक है या उत्तरदायी है, तो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, और भारतीय मानसून के लिए उत्तरदायी जेट स्ट्रीम कौन सी, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो ये वैश्विक पवन तंत्र है, इसमें ये मैंने 3 प्रकार की जो पवन है, स्थायी, सामयिक और स्थानीय, उसके साथ में जेट स्ट्रीम में जो पवन पड़ी है, ये आपके अकादमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण है। तो आप इसका अध्ययन करें, और मैं आप सभी भाई बहनों को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।